नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान विद ममता यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है वो सर्वनाम है। आज मैं आप सभी बच्चों को सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सर्वनाम को बताने के लिए पहले मैं एक आपको सेंटेंस बताऊंगी और उसके आधार पर मैं आपको ये सारी बात क्लियर करूंगी कि सर्वनाम आखिर में है क्या। देखिए, इस श्याम पट पे थोड़े से स्पेस में मैंने, माफी चाहते हुए, बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखा है, इसी को मैं बोलूंगी और इसी को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि राधा ने राधा के मन में सोचा कि राधा कल अवश्य राधा की सहेली के घर राधा की गाड़ी से जाएगी। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। राधा ने राधा के मन में सोचा कि राधा कल अवश्य राधा की सहेली के घर राधा की गाड़ी से जाएगी। जब मैंने इस वाक्य को लिखा राधा को लेकर, तो आपने जब इस पूरे वाक्य को सुना होगा तो ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। आप कहोगे मैडम बार बार क्या राधा 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 बोले जा रही हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो उसी तरीके से हमेशा हम जो नाउन है या जो संज्ञा है उसको जब वाक्य के निर्माण में लेकर आते हैं, या हम किसी से जब बात कर रहे होते हैं, आप बात भी जब किसी से कर रहे होते हो, तो आप देखोगे कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जब जिक्र कर रहे होते हैं तो बार बार उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, आप उसे, उसका, उन्हें कहकर आप संबोधित करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब मैं सेंटेंस को अब दोबारा आप लोगों के सामने पढ़ूंगी तो आपको अब ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे कि राधा ने, अब राधा के मन में सोचा नहीं, राधा ने अपने मन में सोचा कि राधा के बदले क्या हो जाएगा कि वह कल अवश्य अपनी सहेली के घर अपनी गाड़ी से जाएगी। तो अब आप जब इस वाक्य को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ राधा था अब वहाँ पर अपनी अपने मन में ये सारी बातें उभर कर आती हैं। यानी राधा राधा हर जगह जरूरी नहीं है कि हम राधा राधा ही सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा अटपटा लगता है, बोलने में भी अजीब लगता है, उतना भाव निकल के नहीं आता है। परंतु जब हम कुछ शब्दों को उस राधा यानी उस संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर लेते हैं तो अर्थ में गहनता आती है, वो भाव देने वाला बन जाता है और आपको बहुत ही सुंदर लगता है वाक्य जब आप बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो आप मुख्य रूप से क्या समझेंगे बच्चों कि जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बचपन में एक आप याद करते थे ना कि गाय बहुत सुंदर है, उसके गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, तो हर जगह पे आप गाय गाय नहीं लिखते हो, आप क्या बोलते थे? गाय बहुत सुंदर है, उसके 4 पैर है, उसके 4 थन हैं, उसकी एक पूंछ होती है, वह चारा खाती है, वह हरी हरी घास खाती है, वह मीठा मीठा दूध देती है। तो आप इस तरीके से उस पूरे सेंटेंस में उसका, उसे, वह शब्दों का प्रयोग करते हो। और ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं? संज्ञा के लिए। किसके लिए होते हैं? संज्ञा। और वो संज्ञा कौन थी? गाय थी। ये तो मैंने आपको संज्ञा का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, समझाया था, तब आपको वहां पे क्लियर हो गया था। तो आप बच्चों यही बात समझ के चलेंगे कि जहां पर आप संज्ञा के स्थानों पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द आपके क्या बन जाते हैं? सर्वनाम बन जाते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद पर, है ना। पेपर में पूछते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है, चलिए आप बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इसको याद करो आप, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से सबसे पहले जो आपका भेद आता है वो कौन सा है? पुरुषवाचक। कौन सा भेद है? सबसे प्रथम पुरुषवाचक आता है। उसके बाद आता है आपका निश्चयवाचक। निश्चय मतलब जो फिक्स्ड है, ठीक है, वो निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। आप उसको प्रूफ दे सकते हो, वो दिख रहा है आपके सामने है, उसकी मात्रा, क्वांटिटी सब आपको उसका अनुमान रहेगा। तो उसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि कोई चीज हमें निश्चित नहीं मिलती है, अनिश्चित होती है, उसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। संबंधवाचक
जो आपका चौथा सर्वनाम का भेद है, उसका मतलब होता है कि जब हम आपस में एक संज्ञा या सर्वनाम का आपस में क्या करते हैं, संबंध जोड़ के देखते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है कि आप वहां पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रश्नवाचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और निजवाचक छठा आपका सर्वनाम का भेद है, जिसके अंदर हम अपने लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अब आ जाइए, 6 भेदों के नाम मैंने आपको बताए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, ये सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद कहलाते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है वो है पुरुषवाचक। क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक जब आप लो तो इसको पर्सन से जोड़ के चलो। किसकी बात हो रही है, पर्सन की, व्यक्ति की बात होती है। इसके अंदर किसकी बात होती है, व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। और इसके अंदर आपको 3 लोग मिलते हैं। कितने लोग मिलते हैं, 3 लोग मिलते हैं। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक थर्ड पर्सन मिलेगा, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, प्रथम, सेकंड और थर्ड पर्सन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, संस्कृत में भी आपको उत्तम, मध्यम, अन्य, पुरुष आपने ये पढ़ा होगा। जब आप वहाँ पर उसके रूप याद करते हो तो वहाँ पे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारा आपको पढ़ने को मिलता है। उसी तरह हिंदी में भी यहाँ जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 अलग अलग आते हैं आपके पुरुष के वाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का जो संबंध है वो किससे है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो अपनी बात कर रहा होता है बंदा, उत्तम पुरुष, उसके बारे में बात होती है, यानी बोलने वाला। एक तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया था कि वक्ता मिलेगा, आपको श्रोता मिलेगा इसके अंदर, और अन्य मिलेगा। अन्य यानी जब वक्ता श्रोता किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं उसको हम अन्य बताते हैं। और वक्ता कौन होता है, जो बोल रहा होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप लोग सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, श्रोता हो गए। और मैं किसी राधा नाम की लड़की का भी जिक्र कर रही थी तो वो वहां पे क्या हो जाएगी, अन्य पुरुष हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, मैंने जब बात बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। लेकिन मैं किसी राधा लड़की की बात कर रही थी आपके सामने तो कुछ देर पहले, तो वो आपका अन्य पुरुष था। तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आ जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन लोग आते हैं, पहचान करनी होती है ना पेपर में। तो उत्तम पुरुष में बच्चों मैं, हम या हम सब या हम लोग, ये जो शब्द आपको मिलेंगे ये आपको किस में मिलेंगे, उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो जब ऐसे हम लोगों का ये कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का पालन करूंगी। जब आपको इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, मैं लिखती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं खेलती हूँ, तो जब मैंने ये मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, या फिर हम लोग खेलने चलेंगे, तो मैं बोल रही हूँ ना, बोलने का काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने शब्द में क्या लिखा, हम शब्द का प्रयोग किया। तो यानी आपको ध्यान रखना, बोलने वाला जब व्यक्ति आ जाता है वहां पर, तो वो कौन हो जाता है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत काउंट किया जाता है, उसको हम उसके स्थान पर रखते हैं। मैं, हम जब भी बोल रहे हैं वहां पे बोलने वाला वक्ता आ रहा है आपका, ठीक है, तो वहां पे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम आ जाता है। फिर इसके दूसरा पॉइंट है मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब बीच का, मध्यम मतलब बीच का पुरुष ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं जो सुनेगा हमारी बात को, श्रोता। कौन सुनता है, श्रोता सुनता है हमारी बात को। जैसे इस वक्त जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो अभी आप क्या है, श्रोता बन गए। और श्रोता कौन होता है, मैं ऐसे कहूंगी तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, आप आइए, आप जाइए, इस तरह के जब मैं शब्द बोलूंगी तो आप, तुम, कोई प्रिय होता है तो हम तू करके बोलते, कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी घर के सदस्य तू करके तू लेते, आ, तू चला जा, इस तरह के शब्द सुने हैं कि नहीं सुने। तो ये तू, तुम लोग, आप, ये सारे शब्द किस में आते हैं बताइए, मध्यम पुरुष में। किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में, क्योंकि वो सुन रहे होते हैं। उसके बाद अन्य पुरुष आते हैं, तो जब हम अन्य पुरुष की बात करते हैं तो वे लोग, ये, यह, आप, ये शब्द आते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको कोई बात मैं बोल रही हूँ और किसी थर्ड पर्सन की बात बोल रही हूँ, तो अरे आपको पता है वह आया नहीं, मैंने जब ऐसे बोला कि आपको पता है वह आया नहीं, तो वह कौन, वो अन्य पुरुष है, कोई थर्ड पुरुष है।
ठीक है, थर्ड पर्सन है वो, अन्य व्यक्ति में काउंट कर रहा है, क्योंकि आप तो सुन रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ और किसी थर्ड पर्सन का जिक्र कर रही हूँ, तो इसलिए वहां पर वो अन्य पुरुष बन जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, भूलोगे नहीं आप लोग। उत्तम पुरुष में मैं, हम सब, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस के अंदर। मध्य पुरुष में तू, तुम, आप सब, ये सभी शब्द देखने को मिलेंगे। अन्य पुरुष में वे लोग, यह, आप, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। अब अगले चलिए, आगे आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है, यहाँ पर वस्तु की बात की जाती है, ठीक है। जब हम निकट की वस्तु, दूर की वस्तु के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे हमें निश्चित होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि यह, ऐसे शब्द मिलेंगे तो वो निकट के वस्तुओं के लिए हम इसको सूचित करते हैं। किसके लिए सूचित करते हैं? निकट की वस्तुओं के लिए। और दूर कोई वस्तु है तो हम उसके लिए वह वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये सारे सर्वनाम के शब्द है, इसको ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं है आप लोगों को। ये दूर की वस्तुओं के लिए आप उसको सूचित करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वह आम का पेड़ बहुत बड़ा है। समझ में आया मैंने क्या कहा? वह आम का पेड़ बहुत बड़ा है। तो वह जब मैंने प्रयोग किया तो यहाँ पे क्या है, वह सर्वनाम है और वो आम का पेड़ मेरे नजदीक नहीं है, वो दूर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि यह कलम मेरी है, ठीक है। यह आ गया, मैं इसको दर्शा रही हूँ, उसको बता रही हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, मेरे बिल्कुल पास था। तो यहाँ पर ये निश्चित है, फिक्स्ड है, आप इसको जानते हो, समझते हो, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। जब आपको पता रहता है और आप वह, वे, यह, ये शब्दों का प्रयोग करते हो, तब वहां पर ये वाले जो सर्वनाम कहलाते हैं, ये निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चय। क्या आता है? अनिश्चय। अनिश्चय में बच्चों क्या होता है कि आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं होते आप लोग, ठीक है। आप ऐसे ही बोल देते हो, कोई बोल देते हो, कुछ बोल देते हो, ठीक है। कोई आता है, ठीक है, कोई आता है, कौन आता है आपको पता नहीं है। मैंने कहा सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है। अब मैंने जब इस वाक्य का प्रयोग किया, सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है, कोई कौन है मुझे तो पता नहीं है, मैंने उसके लिए कोई शब्द यूज किया, तो कोई व्यक्ति तो होगा ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अनिश्चित जब हम यूज करते हैं, कोई शब्द यूज करते हैं, कोई सर्वनाम का ही एक रूप है, पहचानने सर्वनाम के रूपों में है, और सर्वनाम का पहचानने वाला एक शब्द है। कोई शब्द जो है वो प्राणीवाचक है, ठीक है। जब मेरी एक आप वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं लास्ट को एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसमें जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि प्राणीवाचक जो होते हैं वो सजीव के लिए हम यूज करते हैं, और आप प्राणी निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो जब अनिश्चयवाचक में आपको जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें दो शब्द देखने को मिलेंगे, कोई और कुछ। क्या मिलेंगे? कोई और कुछ। कोई शब्द का प्रयोग हमेशा आप याद रखना किसी न किसी प्राणी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ का जो प्रयोग होता है अप्राणी। कुछ सेब ले आओ, मैंने ऐसे कहा कुछ सेब ले आइए, तो उसमें कुछ क्या है? अनिश्चय है, नहीं, हमें पता नहीं है। जब आप विशेषण पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वहां पर अनिश्चय अनिश्चय वहां पे भी एक्सप्लेन होगा, तो वहां से भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्लियर करने की आप पूरी कोशिश कीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि दो आपको मिलते हैं, कोई और कुछ। कोई जो है प्राणीवाचक, जो सजीव के लिए हमेशा यूज करेंगे आप लोग, और कुछ जो है अप्राणीवाचक के लिए, क्योंकि सेब प्राणी नहीं है, आप जानते हैं इस चीज के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, राइट। तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रश्न वाले शब्द जरूर मिलेंगे। और प्रश्न वाले शब्द कौन से होते हैं? कौन, किन्हें, किससे, ये सारे मिलते हैं। और इसमें भी आपको प्राणी अप्राणी का ध्यान लेके चलना है। प्राणी वाला जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसके लिए आप कौन, किन्हें, किससे करके प्रश्न करते हो सेंटेंस में। मैंने यही कह दिया कि कौन आया है, ठीक है। तो कौन क्या है? सर्वनाम ही है, क्योंकि कौन भी सर्वनाम के स्थान पे खड़ा हो रहा है। लेकिन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन शब्द क्या होता है? हु, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वो कौन क्या है? आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो इसलिए ये आपका कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। और उसके बाद अप्राणीवाचक का मतलब वही निर्जीव के लिए हम यूज करते हैं। क्या? माता जी आपके लिए क्या लाई हैं? मैंने प्रश्न किया,
माता जी आपके लिए क्या लाई हैं। तो क्या जब प्रश्न किया तो कोई वस्तु की बात हो रही है, ठीक है, किसी से निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलती कि माता जी के साथ कौन आया है, तो कौन प्राणीवाचक को सूचित कर रहा है। माता जी क्या लाई है, तो क्या क्या बता रहा है हमें, आप प्राणी को सूचित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें प्राणी अप्राणी का एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। और दूसरा, अगर आप वहां तक नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, तो इतना तो कम से कम याद रखिए कि कौन, किन्हें, किससे या क्या वाले जो शब्द आपको वाक्य में मिलता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसे बताइए ये कौन सा सर्वनाम है, तो आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा ही होगा उस पूरे वाक्य में, आप पहचान सकते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम और आखिरी है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। निज का अर्थ ही यही होता है बेटा, अपना होता है। क्या कहलाता है, अपना। जब हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है, माफी चाहूंगी आखिरी नहीं है, एक हमारा संबंधवाचक छूट गया है, मैं उसको भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको निजवाचक के बारे में बता रही थी, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। निजवाचक का मतलब होता है अपना। अपना में क्या है बच्चों, जब हम अपने लिए बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, तो वहां सॉरी गलत हो गया, जहां पर मैं, यहाँ पर आपको जो निजवाचक शब्द में आप क्या यूज करते हैं, आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः। मैं स्वतः जाऊंगा, समझ में आ रहा है, ये शब्द आया। मैं स्वयं काम करूंगी, स्वयं शब्द आया, स्वतः आया, उसके लिए अपने आप, मैं अपने आप मार्केट चला जाऊंगा। कई बार आप बोलते हो ना अपने माता जी से, पिताजी से, मैं अपने आप अपना काम खुद कर लूंगा, खुद भी करते हो, अपने आप भी यूज करते हो। तो ये जितने शब्द आप प्रयोग कर रहे हो बच्चों, ये सारे शब्द किस में आते हैं, निजवाचक शब्द में आते हैं। एक बार फिर शब्दों को सुन लीजिए, आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, ठीक है, तो ये सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। वापस से आ जाइए, एक छूट गया था, चौथे स्थान पे मैंने लिखा था संबंधवाचक, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको आप आखिरी मानिएगा वीडियो के अंत में। संबंधवाचक, संबंध में क्या है, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे बेटा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द उसको जोड़ रहा होता है और उससे आपके वाक्य का अर्थ निकलता है। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा जो, सो, जिसने, उसने, जहां, वहां, ठीक है। अब मैं ही बोलूं, जो सोएगा सो खोएगा, सुना है ना, जो सोएगा वो खोएगा, तो जो, वो आया, तो ये वाले शब्द भी आपके क्या है, संबंधवाचक है। जिसने, जिसने बोला उसने सुना, समझ में आया, जिसने बोला उसने सुना भी। तो ये क्या था कि इस तरह के जब आपको शब्द मिलेंगे और आप हमेशा देखोगे कि जो एक पहला वाला शब्द होगा वो दूसरे वाले शब्द से मिलता जुलता होगा और वो उसका परिणाम दूसरे पे आधारित होगा। जैसे मैंने बोला, जैसा बोगे वैसा पाओगे, जैसे मैंने बोला जैसा वैसा, तो जो, सो, जिसने, उसने, जहां, वहां, ऐसे शब्द जो मिलते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम को सूचित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये 6 के 6 सर्वनाम बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। सर्वनाम वही जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। आप अपनी आज से अगर किताब ही पढ़ोगे तो आप किताबों में कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई बात पढ़ रहे हो, तो वहां से भी आप देखना कि जब एक व्यक्ति की बात चल रही होती है तो हर जगह उस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया जाता, उससे जोड़कर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो सारे ही शब्द क्या है, हमारे सर्वनाम जुड़ जाते हैं। जैसे कि सर्वनामों के 6 भेदों के अंदर मैंने अलग अलग आप, मैं, हम, तुम, कौन, ठीक है, कैसे, कहाँ, कुछ, कोई, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया और ये सारे शब्द सर्वनाम के अंतर आते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को आज सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई कठिनाई हुई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से नई वीडियो लाऊंगी, उसमें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। इन्हीं बातों के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।